नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की रिवीजन क्लास। हिंदी साहित्य की रिवीजन क्लास हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से घटना चक्कर के प्रैक्टिस के साथ हम करेंगे, क्योंकि घटना चक्कर के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जब प्रश्नों को करेंगे तो आपको वहाँ पर PYQ प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इससे आपको परीक्षा के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA NET की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले विद्वान आप सभी को पता है गारसा दातासी रहे। गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया था। इससे पहले किसी भी साहित्यकार ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया था। और इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा में ये पहले लिखा गया। देख लेते हैं, इससे संबंधित हमें तथ्य यही मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दातासी ने किया, जिन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा है। ये इनके ग्रंथ का नाम है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम के आधार पर किया गया है, यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार जो है कवियों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत इन्होंने रखा है। जैसे कै वर्ण के कवियों को एक जगह स्थान दिया है, जैसे कि कबीर हुए, केशवदास हुए, इस प्रकार से। फिर जो है ख वर्ग के कवियों को लिया, फिर गै वर्ग के कवियों को, फिर गह वर्ग के, इस प्रकार से उन्होंने कवियों का जो उनके वर्णों के क्रम के अनुसार जो है हिंदी साहित्य इतिहास में स्थान दिया है। इसका प्रकाशन भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ, तो आपको देख लेना है। उसके बाद अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है भाई, इनका द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए तो सच्चे अर्थों में जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया है सच्चे अर्थों में। और उसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर 2। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? फिर वही बात आ गई कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले विद्वान गारसा दातासी। अभी हमने जो गारसा दातासी के संबंध में पढ़ा था, तो आप लोग जो है दोबारा से उसको अगर रिवाइज करना चाहो तो फिर से बैक करके रिवाइज भी कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो लेखन है वो किस भाषा में किया गया, ये आपको पता है। जो गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को जब जो हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा था, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान, उसकी जो भाषा थी वो फ्रेंच भाषा थी, सभी को पता है। और कहीं ना कहीं ये जो PYQ प्रश्न है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपको परीक्षा में अगर ये प्रश्न देखने को मिले तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। तो देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम, फिर वही प्रश्न आ गया, गारसा दातासी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मैंने बताया था आपको, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में। विशेषांक जो
एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल विशेषांक के रूप में जो इसे प्रकाशित कराया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, इस्तवार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम आपको पता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किसने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में। अभी हमने पढ़ा था फ्रेंच भाषा में। ये तथ्य जो है बार बार आप रिवाइज करोगे तब आपको ये याद रह पाएंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा भाई, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन रहे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन रहे ये आपको बताना है। तो जोशुआ कैटलर जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान रहे हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो है जोशुआ कैटलर है भाई, जोहन जोशुआ कैटलर, जो कि डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत बनकर भारत आए थे और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान करने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। इनके व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदुस्तानी ग्रामर, जो सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में हुई। मेन बात ये है कि ये जो इन्होंने जो हिंदी का ग्रामर लिखा था उसकी भाषा क्या रही, डच भाषा में लिखा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक जो सर्वे ऑफ इंडिया, जो उनकी पुस्तक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है दूसरा, में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है और सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ। इस जो अगर ये पूछ लिया जाए जो हिंदी का जो व्याकरण ग्रंथ है, हिंदी का व्याकरण ग्रंथ लेखककार सबसे पहले कौन बने हैं, वे बने हैं जोशुआ कैटलर। आप लोग देख सकते हो तो जोशुआ कैटलर ने लिखा, लेकिन उनका जो व्याकरण ग्रंथ था वो डच भाषा में थे। लेकिन हिंदी में लिखा किसने, ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ किन्होंने लिखा, किशोरी वाजपेयी ने, जो कि हिंदी में लिखा। उसके बाद और इसी के साथ व्याकरण लिखने में नई चेतना का संचार हुआ है। यानी किशोरी दास वाजपेयी के बाद ही जो है हिंदी व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में, उसके बाद हिंदी निरुक्त जो है 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा है हिंदी शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखा गया, तो किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। उनकी जो ये व्याकरण ग्रंथ है ये कई आप लोगों को देखने को मिले हुए, क्योंकि पूछा जाता है हिंदी का पहला व्याकरण लेखक कौन माना जाता है, तो किशोरी दास वाजपेयी को ही माना जाता है, क्योंकि हिंदी में जो है इन्होंने ही लिखा था। और जो डच भाषा में लिखने वाले लेखक थे जॉर्ज कैटलर। और ये जो हिंदी शब्दानुशासन जो है इससे पहले जो है हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में जो है शब्दानुशासन नाम से हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में शब्दानुशासन नाम से अपभ्रंश भाषा में शब्दानुशासन नाम से जो है अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ भी लिख दिया था। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा, इस प्रश्न से आपको स्पष्ट होता है कि जो हिंदी का सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लेखक कौन रहे, तो वे रहे जोशुआ कैटलर, जोहन जोशुआ कैटलर। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला जो हिंदी के प्रथम व्याकरण ग्रंथकार कौन रहे, वे रहे किशोरी दास वाजपेयी। और जो इन्होंने जॉर्ज कैटलर ने लिखा था वो डच भाषा में लिखा था, पुर्तगाली भाषा में लिखा था। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9,
हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरी पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। किसकी भूमिका के नागरी पंचाणी सभा में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, तथा जिसे आगे परिवर्धित करके जो है एवं विस्तृत रूप दे करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप भी दे दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उसकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यह शिव सिंह सेंगर द्वारा कृत है। शिव सिंह सरोज जो इस ऑप्शन में दिया गया है, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, उसके संबंध में भी ये तथ्य दिया गया है। तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कीर्ति की भूमिका के रूप में लिखा गया? अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष अभी हमने पढ़ा था 1929 ईस्वी। इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया? तो अभी हमने पढ़ा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या हमारी 13। आंग्ल भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक रहे हैं पादरी एडसिन ग्रिप्च, जो कई बार ग्रिप्च से ही आंसर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। तो ग्रिप्च आपको याद रखना है, पादरी एडसिन ग्रिप्च। तो इसके संबंध में तथ्य देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रिप्च है और पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। कई बार पूछा जाता है जो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो पादरी F.E. के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रिप्स के द्वारा कौन सा हिंदी साहित्य का ग्रिप्स के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो आंग्ल भाषा में द स्केच ऑफ लिटरेचर। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद करने वाले लेखक रहे डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है अनुवाद किया है। PGT परीक्षा 2002 में ये पूछा गया है। देख लेते हैं और इनसे संबंधित अन्य तथ्य। ग्रिएशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। अन्य जो हम मुख्य तथ्य देख लेते हैं, किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 ईस्वी में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं तथा ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मुख्य शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी की विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया। कि किनको? किशोरी लाल गुप्त को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है देखते हैं गुप्त जी की कीर्ति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है
उन्होंने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया था वो कहाँ से प्रकाशित हुई, ये पूछा हुआ, ये बताना है कि वो वाराणसी से प्रकाशित हुई। और किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कीर्ति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। एक जो कीर्ति इन्होंने जो है सूरसागर की टीका भी इन्होंने लिखी थी, जो कितने खंडों में बांटी है, 4 खंडों में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 15। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा है जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद देख लेते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है, तो अभी हमने पढ़ा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारी 17। किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। अगर ये प्रश्न आपके सामने बार बार एक ही तथ्य बार बार आ रहा है तो जो है आपको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे, तथ्य आपको जो है बिल्कुल याद होते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देख लेते हैं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा द किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जो हिंदी अनुवाद किया गया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 18। इनमें से किस इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया। तो अभी हमने पढ़ा था, भाई बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने जो है अनुवाद करके प्रकाशित कराया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिला है, ये आपको बताना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जब लिखा था तो सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास इन्होंने ही किया था। इससे पहले 2 इतिहास ग्रंथ और लिखे गए थे, जो कि शिव सिंह सेंगर का था एक, और एक था जॉर्ज ग्रियर्सन, सॉरी भाई गारसा दातासी का। तो इनके दोनों के ग्रंथ जो हैं, जिन्होंने गारसा दासी ने गारसा दातासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान, उसको भी उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाते हुए लिखा था। और शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था अपने इतिहास ग्रंथ में। लेकिन जब काल कर्मानुक्रम पद्धति को अपनाया उसके बाद लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा यानी 1400 ईस्वी तक मानी है। अगर ये पूछ लिया जाए ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की जो है समय सीमा कब तक मानी गई, 1400 ईस्वी तक मानी गई है। वैसे आदिकाल का जो समय है 1050 विक्रमी संवत से भाई 1375 विक्रमी संवत तक माना जाता है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग करने वाले जो है जॉर्ज ग्रियर्सन। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा ये पूछा गया है कि जो लेखकों का काल विभाजन जो है इतिहास लेखकों का काल विभाजन कवियों के नाम के काल के आधार पर किस विद्वान ने किया, तो काल के आधार पर करने वाले रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जैसे कि आदिकाल के कवियों में जो
कवि रहे उनको उन्होंने आदिकाल में ही रखा। भक्ति काल के कवियों को उन्होंने भक्ति काल में रखा, तो रीतिकाल के कवियों को रीतिकाल में। कवियों को वर्णों के आधार पर नहीं अपने इतिहास ग्रंथ में रखा, बल्कि उनके काल के आधार पर जो है कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने स्थान दिया है। देख लेते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कीर्ति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। कितने कवियों को स्थान दिया मिश्र बंधुओं ने? लगभग 5000, यानी कि लगभग 4593 है शायद। तो पूरी तरह अगर इनकी संख्या माने तो 4593, लेकिन लगभग में पूछ लिया जाए तो लगभग 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है अपने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। और जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है, यानी कि सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है मिश्र बंधुओं ने। लेकिन काल विभाजन किया है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा मैं प्रश्न को यहाँ पर समझ नहीं पाई, केवल काल विभाजन ही देख लिया था। जब हमने ऑप्शन को पढ़ा तब थोड़ा पता चला कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। इसमें ये पूछा हुआ है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन नाम देखते ही आपको ग्रियर्सन को नहीं लगा देना है, कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो यहाँ पर जो है लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। तो सबसे अधिक किन्होंने दिया है? काल विभाजन में कवियों का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। ये आपको प्रश्न को थोड़ा सा समझ के साथ करना है भाई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर हम 21 प्रश्न पर हम पहुंच गए। देख लेते हैं, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम बताइए। तो मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य लेखकों के नाम हमें बताने हैं। तो मिश्र बंधुओं ने 3 भाई रहे थे। ये मिश्र बंधु तो कौन कौन 3 भाई रहे थे ये बताना है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया, जबकि चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया। किस नाम से प्रकाशित कराया? हिंदी नवरत्न नाम से। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी नवरत्न नाम से किसके द्वारा जो है प्रकाशित कराया गया ग्रंथ है? तो मिश्र बंधुओं द्वारा। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में, और प्रथम 3 भाग जो हैं 1913 में प्रकाशित हुए। और जो प्रथम 3 भागों का किस नाम से प्रकाशित कराया? हिंदी नवरत्न नाम से। इस प्रकार से आपको तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? अभी हमने बताया था 4 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। कब से कब तक की समय सीमा निर्धारित की मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की? तो संवत 1890 विक्रमी संवत से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार किस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन किया? तो प्रारंभिक काल 700 से लेकर के 1440 विक्रमी संवत तक, मध्यकाल 1445 से लेकर 1680 विक्रमी संवत तक, फिर है अलंकृत काल यानी कि
उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत का नाम दिया है। मिस्र बंधुओं ने आपको पता ही है, तो अलंकृत काल उन्होंने 1681 से लेकर 1889 विक्रमी संवत तक माना। फिर परिवर्तन काल 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक माना। फिर वर्तमान काल 1926 से लेकर के अब तक के काल को उन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया। आई होप आपके इन प्रश्नों के माध्यम से जो है अच्छे से रिवीजन भी हो रही होगी और साथ ही कुछ नए तथ्य भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपको परीक्षा के लिए मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है। तो कब से कब तक प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। देख लेते हैं इसके संबंध में तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक, और संवत में पूछ लिया जाए तो 1925 से लेकर 1950 तक का, तथा द्वितीय उत्थान 1893 ईस्वी से लेकर 1818, यानी कि संवत में पूछ लिया जाए 1950 से लेकर 1975 विक्रमी संवत तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले लेखक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकारा है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्तमान में हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न, तो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारी 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। अभी हमने पढ़ा था, तो प्रथम काल उत्थान की अवधि उन्होंने 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत तक की है। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 1893 से लेकर के 1868 से लेकर के 1893 तक जो है ईस्वी में की है, यानी कि 1868 से लेकर 1893 ये ईस्वी है भाई, और ये है विक्रमी संवत। आपको ये प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा किस में गया है, विक्रम संवत में पूछा गया है, ईस्वी में पूछा गया। हालांकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले टीजीटी परीक्षा 2009 के अंतर्गत, तो पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है, तो प्रथम उत्थान का तो हमने देख लिया था 1868 से लेकर 1893 तक। द्वितीय उत्थान उन्होंने 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है। अगर विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए तो 1950 से लेकर के, अभी हमने पढ़ा था 1950 से लेकर के 1975 तक, यानी कि द्वितीय उत्थान कब से कब तक माना है। अगर ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 1893 से लेकर 1918, और विक्रमी संवत में पूछ लिया जाए 1950 से लेकर के 1975। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 28, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आप सभी को पता है 1893 ईस्वी में हुई, और
देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य। नागरी पंचायत सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा की गई। नागरी पंचायत सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की अग्रणी संस्था है और हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया, यानी कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से किया गया, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का ही जो है एक हिंदी साहित्य के विकास की भूमिका में हिंदी शब्द सागर का जो है प्रकाशन किया गया, वो किया गया काशी नागरी पंचायत सभा द्वारा। और काशी नागरी पंचायत सभा ने जो है द्विवेदी युग में अपनी एक हिंदी के विकास में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरस्वती पत्रिका ने भी और नागरी पंचायत सभा पत्रिका ने भी। हमने ये पढ़ा ही था नागरी पंचायत सभा पत्रिका के संबंध में बहुत सारे तथ्य जो इम्पोर्टेंट है। और इस शब्दकोश के लेखक जो है श्याम सुंदर दास रहे हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया और इस जो शब्दकोश है ये एक प्रकार से इसके जो लेखक कौन रहे हैं, श्याम सुंदर दास। उसके बाद देख लेते हैं जो एक 1896 ईस्वी में नागरी पंचायत पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और नागरी पंचायत सभा थी वो 1893 में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा एक सेकंड भाई। अगला प्रश्न हमारा दूसरे पेज पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 29। काशी नागरी पंचायत सभा की स्थापना हुई, तो काशी नागरी पंचायत सभा की स्थापना 1893 अभी हमने पढ़ा था। नागरी पंचायत सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया, तो आपको पता है नागरी पंचायत सभा द्वारा किया गया। नागरी पंचायत सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो किस के द्वारा नहीं किया गया, कौन कौन शामिल थे, कौन कौन विद्वान नागरी पंचायत सभा काशी के संस्थापकों में शामिल रहे हैं और कौन नहीं रहे, इनको भी आपको देखना है। तो इनमें शामिल नहीं है रामचरण वर्मा, श्याम सुंदर दास। देख लेते हैं श्याम सुंदर दास, रामचरण नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों के तीनों जो है नागरी पंचायत सभा काशी से संपादित जो है के संपादकों के रूप में इन्होंने काम किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो इनके संबंध में हम तथ्य देख लेते हैं। नागरी पंचायत सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में वाराणसी से हुई, जिसकी स्थापना जो है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह ने जैसी प्रभूतियों का योगदान रहा है, यानी महान विद्वानों का योगदान इसमें रहा है। अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संस्थापक के मंडल के मुख्य सदस्य रहे हैं, यानी हिंदी शब्द सागर के संपादक के मंडल में मुख्य सदस्य के रूप में कौन रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया। कई बार पूछा जाता है अच्छी हिंदी का आंदोलन किन्होंने चलाया, तो किशोरी लाल वाजपेयी भाई, किशोरी लाल गोस्वामी नहीं है, ये किशोरी लाल वाजपेयी है, जो कि एक व्याकरणकर्ता रहे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अच्छी हिंदी आंदोलन जो है किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर उसमें भाग लिया है, उसके साथ रहे हैं और हिंदी का मानकीकरण भी हुआ है। और इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 33। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है आप सभी को पता है 1800 ईस्वी में हुई। कब हुई, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई।
एक सेकंड भाई, उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य तथ्य आगे। वेलजली ने, एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या 33, हाँ इसी का ही है ये सॉल्यूशन, देख लेते हैं। वेलजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की और बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टिपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति पर 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्क्वेस ऑफ वेलजली ने की थी। पूरा नाम है भाई, वेलजली ही पूछा जाता है किसने की, जो वेलजली ने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कब, 10 जुलाई को। और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के रूप में जो है अध्यक्ष नियुक्त रहे थे। अध्यक्षता के रूप में कौन रहे हिंदुस्तानी विभाग में? गिलक्राइस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल व सैदल मिश्र की नियुक्ति की। 2 भाषा पंडित कौन कौन रहे जो है हिंदी भाषा पंडित कौन कौन रहे इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में? तो लल्लूलाल और सैदल मिश्र। कई बार पूछा जाता है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है 1800 ईस्वी में हुई। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फिर दोबारा से यही प्रश्न पूछा गया, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन रहे? तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक माने गए हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। उसके बाद देख लेते हैं सैदल मिश्र की भाषा की विशेषता। सैदल मिश्र की भाषा रही है पूर्वीपन। उसके बाद देख लेते हैं सैदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुव डीडाहा गाँव में रहने वाले श्वाक द्वीपीय ब्राह्मण माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जो है नंदमणि मिश्र था। सैदल मिश्र के पिता का नाम भी पूछ लिया जाए तो नंदमणि मिश्र, ये आपको ध्यान रखना है। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यक्ष भी रहे हैं। सैदल मिश्र का एक प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों की विशेष महत्व है और इसके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। ये किससे संबंधित है भाई? कौन सा प्रश्न हमारा? 37। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन फोर्ट विलियम कॉलेज से ही संबंधित कुछ जो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित तथ्य है भाई, ये देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य ही है ये। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ जो है अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद बरबन की महिमा से माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से कहाँ से माना है? जो गंग कवि द्वारा जो है चंद छंद बरबन की महिमा, जो उनकी रचना है, ग्रंथ है चंद छंद बरबन की महिमा, गंग द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना है। कई बार पूछ लिया जाता है चंद छंद बरबन की महिमा की भाषा क्या है, किस कवि की है? तो गंग कवि की जो है खड़ी बोली की रचना है। ये बढ़ते हैं आगे। अगला है सैदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार लेखक माने जाते हैं। सैदल मिश्र की 2 गद्य कीर्तियाँ प्रमुख रही है। एक तो नासिकेतोख्यान तथा या फिर नासिकेतोख्यान का जो दूसरा नाम है वो है इंद्रावती, जो कि 1803 ईस्वी में। उसके बाद रामचरित जो कि 1806 ईस्वी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सैदल मिश्र और व्यवहार
परोपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईशा अल्लाह खां के द्वारा दूसरा स्थान सैदल मिश्र का ही रहा है। यानी कि श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में जो है ईशा अल्लाह खां को पहला स्थान दिया है और उसके बाद जो दूसरा स्थान दिया है वो सैदल मिश्र जी को ही दिया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ये आपको पता ही है, तथा शैली आख्यात्मक रही है। और मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है मुंशी जो सदासुख लाल की जो रचना है सुख सागर वो किस प्रकार की रचना रही है, वह एक धार्मिक ग्रंथ रहा है। इसकी भाषा का पंडिताऊपन व फारसी का प्रभाव ईशा अल्लाह खां की रचना रानी कैतकी की कहानी जैसे उदयभान चरित्र में कहा गया है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी व फारसी का प्रभाव रहा है। उसके बाद देख लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में जीन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। कौन थे हिंदी उर्दू के अध्यापक फोर्ट विलियम कॉलेज में? जीन गिलक्राइस्ट। तो इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सैदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त भी किया है। जो लल्लू लाल जो है वे कहाँ के रहने वाले थे? वे आगरा के रहने वाले थे। कई बार पूछा जाता है लल्लू लाल जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो आगरा के रहने वाले थे। और आरा के जो है वे सैदल मिश्र। उसके बाद सैदल मिश्र की अन्य कीर्तियाँ आप देख सकते हैं, फुलनह के बिछाने, सोनम के थंब और चुहूदिशी बरते थे, बजाने लगा और कांदती है, ये जो आदि रचनाएं हैं ये सैदल मिश्र जी के द्वारा कृत है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 38। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। उसका 1804 का ग्रंथ है भाई। ये पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं, एक सेकंड भाई, जल्दी कर लेते हैं भाई। 55 क्वेश्चन है ये हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से संबंधित इस सेट के अंतर्गत, क्योंकि एक एक काल को हम लेकर के चलेंगे। जो हमारी कोशिश रहेगी हम अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है, क्योंकि हमने ये प्रश्न कहीं ना कहीं पहले पढ़ भी रखे हैं, केवल हमें रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ हम संपूर्ण घटना चक्र को एक बार से जो है रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों को देखने को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला हुआ कहीं ना कहीं जो है हर एक प्रश्न, जैसे कि 55 ये प्रश्न है, तो ये 55 कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये पता नहीं हमारा कौन सा तथ्य किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको इनको या तो बार बार रिवाइज कर लेना है या फिर जो है आप घटना चक्र की जो ये पुस्तक लेकर के वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पुस्तक रही है ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर। और इनमें से उन्हीं प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हो। देख लेते हैं रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है ईशा अल्लाह खां है। और हम तो इस घटना चक्र को इस प्रकार से पूरा एक बार रिवाइज करेंगे ही। आप लोग हमसे जुड़ करके आप रिवाइज करना चाहते हो तो जल्द से जल्द हम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। देख लेते हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने पढ़ा है ईशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में हिंदी के अध्यापक कौन रहे? तो सैदल मिश्र। उसके बाद देख लेते हैं इनमें से कौन सा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो कौन इस फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंध रखते थे? इनमें से लल्लू लाल। उसके बाद बात करें आगे, नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेत उपाख्यान के लेखक रहे हैं सैदल मिश्र, जो कि इनकी खड़ी बोली की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या
45 नासिकेतोपख्यान लेखक की रचना के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था सहदल मिश्र। एक सेकंड भाई। उसके बाद देख लेते हैं इनमें से सहदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो अभी हमने आप लोगों ने पढ़ा था नासिकेतोपख्यान। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित्र के लेखक है ईशाला खां, जिसका दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है। उसका देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। सुख सागर की रचना किसकी है? तो सुख सागर की रचना जो है सदा सुखलाल जी की है। सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय जो है विष्णु पुराण के उपदेशपरक प्रसंग रही है। इसके संबंध में तथ्य दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निशार यानी नियाज नहीं है, ये निशार है, इनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख किया। प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में भी किया गया। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। भाई सुख सागर जो है इन किसी ग्रंथ के रचयिता का शीर्षक नहीं माना गया, सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद भी किया था और इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं भी मानी जाती है, सुरासुर निर्णय और दूसरी है जो कि एक निबंधात्मक रचना सज्जन सुरजन का विवेचन इसमें किया गया है। दूसरी है वार्तिक, जिसमें कि बाबा दयालु के ध्रुपदों का भाष्य इसमें दर्शाया गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया हुआ है भाई केंद्रीय दिल्ली विद्यालय पीजीटी परीक्षा में 2005 में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 50 प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं। 50 प्रश्नों पर पहुंच गए। भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? तो भाषा योग विशिष्ट के लेखक आप सभी को पता है राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग विशिष्ट के लेखक है। यह ग्रंथ जो है संवत 1768 ईस्वी में लिखा। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अन्य तथ्य भी हम देख लेते हैं। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग विशिष्ट सबसे पुरानी पुस्तक है और इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? भाषा योग विशिष्ट को। इसकी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि मिलती जुलती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 51। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? अभी हमने पढ़ा था भाषा योग विशिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपख्यान नासिकेतोपख्यान जो है खड़ी बोली की पहली रचना है सहदल मिश्र जी द्वारा रचित। तो देख लेते हैं तथ्य। इसके केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सहदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। आप लोग जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सहदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल है। ये आपने देख लिया। जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ रहे, वहाँ सहदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपख्यान की रचना की है तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल ने प्रेम सागर और श्री मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन किया गया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, किंतु संशोधित
उत्तर कुंजी में विकल्प भी ही सही माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, नासितोपख्यान जो है खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। कई एक बार जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, इस पर विवाद हो गया था। उत्तर कुंजी में ए बता दिया गया था, लेकिन जो है खड़ी बोली का पहली रचना सैदल मिश्र जी द्वारा रचित नासिकेतोपख्यान ही मानी गई है। उसके बाद देख लेते हैं हम प्रश्न संख्या हमारी 53। खड़ी बोली में खड़ी शब्द उसकी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो खड़ी बोली में खड़े शब्द उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान रहे सैदल मिश्र। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा कि पंडित लल्लू लाल ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ और खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सैदल मिश्र को जाता था। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो है जॉर्ज गिलक्राइस्ट द्वारा किया गया। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा, अगर खड़ी बोली का पहला प्रयोग पूछ लिया जाए तो जॉन गिलक्राइस्ट, और सर्वप्रथम प्रयोग खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? भैया आंसर दे रखा है इसमें, जॉन गिलक्राइस्ट। खड़ी बोली में खड़ी शब्द, इसमें भाई ये खड़ी शब्द का प्रयोग अगर पूछ लिया जाए तो वो किया सैदल मिश्र ने। ये आपको थोड़ा सा अंतर है प्रश्न में, तो आपको देख लेना है। उसके बाद देख लेते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास। राजा दय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, कौन कौन से वे रहे हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी लिखे पढ़े लोगों में जन भाषा को फारसी शब्द से बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। इसके प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी और इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा दय की प्रतिनिधिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। यानी कि ये 2 लेखक जो रहे राजा दय के नाम से बढ़ते हैं आगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन रहे? आप लोगों ने पता ही है, लल्लू लाल जो है, जिनकी रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर, इसका जो प्रकाशन वर्ष है कहीं किसी पुस्तक में आपको जो है 1804 भी देखने को मिलेगा, भी कहीं 1805 देखने को मिलेगा। तो इसके बीच की रचना है 1804 और 1805 के। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 56 प्रश्नों को कर ही लिया है, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित रहे। तो अगर आपको लगे कि परीक्षा के लिए एक हमारे लिए मददगार साबित होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करना, क्योंकि भाई आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और आपको लगता है ये हमने कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार हमें फास्ट रिवीजन इनकी करनी है, तो XX पर आप जो है वीडियो करके आप जो है वीडियो चला करके देख सकते हो, क्योंकि स्पीड बढ़ा के आप देखोगे तो जो है वीडियो भी आप पूरी देख लोगे, और साथ ही जो है जितने भी तथ्य आपके सामने नए आते हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, और सभी प्रश्नों की आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। बार बार आप जो है वीडियो को के साथ रिवाइज कर सकते हो XX के रूप में, या फिर जो है इन प्रश्नों की आप बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसी प्रकार से हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के हम आपके सामने आते हैं। अब हमने घटना चक्र को थोड़ा सा आधार बनाया हुआ है, तो कोशिश करते हैं घटना चक्र के सभी प्रश्नों को हम करने की। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।